मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान में आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय अनुच्छेद लेखन को पढ़ाया जा रहा है। अनुच्छेद लेखन में कल मैंने कुछ बातों की चर्चाएं की, फिर भी अभी कुछ बातें जो है बाकी थी जिनकी चर्चा आज करनी थी। हमने एक अपकमिंग वीडियो में बताया था आपको कि आज हम अनुच्छेद की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद की विशेषताओं की जो है चर्चा करने के पूर्व मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जो चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज कृपया करके जो है सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं जरूर यह कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आप जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम आपका फीडबैक जान नहीं पाएंगे। फीडबैक आपका बहुत जरूरी हमारे लिए है। सबसे ज्यादा जरूरी वही चीज होता है कि जिससे हम मोटिवेशन वहीं से हमें उनको मिलती है और हमें आगे कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ लोग कहते हैं कि सर जैसे भी आपकी वीडियो आ रहे हैं बहुत ही एथेंटिक है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको इस एथेंटिक वीडियोस को दोस्तों के पास शेयर करो। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक दोस्त जान नहीं सकेंगे कि यह चैनल कैसा है, इस पे सर कैसे जो है पढ़ाते हैं, तब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप शेयर जरूर करें, तभी लोग समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या पढ़ाया जा रहा है, किस प्रकार से जो है आपकी कक्षा चल रही है, क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो चलिए आइए बिना कुछ देरी करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद की विशेषताएं, पहली विशेषता की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। अनुच्छेद की पहली विशेषता क्या है? कहते हैं इसमें, अगर आपको फ्लैश आ रहा हो कहीं से नहीं आ रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ही लिख लो। इसमें भाव, विचार, तथ्य को केवल एक बार स्थान दिया जाता है। कहने का मतलब आपके भी जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं या कुछ तथ्य ऐसे हैं, जैसे कुछ बातें अगर हैं ऐसी जो तथ्यपरक है। तथ्यपरक बातों का मतलब क्या है? जैसे आपने किस सन में किस कार्य को किया है, अगर ऐसे तथ्य हैं जो पुरानी बातें हैं जिनको आप जोड़ना उसमें चाहते हैं, लेकिन उनके लिए भी स्थान केवल एक बार होता है, क्योंकि अनुच्छेद लेखन छोटा होता है, इसमें उसको बहुत विस्तृत मात्रा में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए चाहे भाव हो, चाहे उसके विचार हो, चाहे उसके तथ्य हो, इनको केवल एक बार स्थान दिया जाता है। इसकी विशेषता ये रही पहली। अब दूसरी वाली विशेषता पे आते हैं। दूसरी विशेषता में कहता है अनुच्छेद के वाक्य समूहों में उद्देश्य में एकता होती है। अब देखो बहुत बड़ी बात कह रहा है, कहता है उद्देश्य में एकता होती है। जैसे ये हमारी 10 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों में अगर हम पांचों को एक साथ करते हैं एक मुट्ठी, पांचों को एक साथ किया 2 मुट्ठी बन जाती है। तो उद्देश्य क्या है? हमारा शरीर एक उद्देश्य है क्या? ये उंगलियां आपस में अलग अलग भरे हैं, लेकिन अगर ये जब आपस में जुड़ती हैं तो एक मुट्ठी का काम करती हैं। इसी प्रकार से उद्देश्य, वाक्य भले अलग अलग हों, लेकिन वह जिस उद्देश्य पर वह अनुच्छेद लिखा जा रहा है उसी के ही बात हर एक वाक्य करता है। हर एक वाक्य उसी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करता है। इसीलिए वाक्य समूह जो होते हैं हमारे अनुच्छेद के, वह किसी एक उद्देश्य को लेकर ही सदैव जो है चला करते हैं। इसीलिए हमारी जो है ये दूसरी विशेषता जो है बहुत इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि कोई उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक किसी चीज की चर्चा नहीं की जा सकती है। तो सारे वाक्य समूह हमारे एक अनुच्छेद जो उद्देश्य है उसकी प्रतिपूर्ति करते हैं। दूसरी विशेषता रही। तीसरी पे आते हैं, लिखा है अनुच्छेद के सभी वाक्य संगठित और संबंध माने जुड़े होते हैं। संगठित का मतलब क्या? कोई भी कार्य जो है संगठन से होता है। अनुच्छेद का लेखन का प्रारंभ और समापन कैसे किया जाना है, क्यों किया जाना है, इसका एक विचार
विचार हमारे जहन में आता है, व्यक्ति के जहन में आता है, और वह किस प्रकार से वाक्यों को संगठित करेगा और उनको किस प्रकार से जोड़ेगा, उसकी रूपरेखा मस्तिष्क में तैयार करता है। तब जाकर के अनुच्छेद लेखन का कार्य वो प्रारंभ करता है। तो यह संगठन जो है वाक्यों का ही क्या है, अनुच्छेद लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए लिखा गया, वाक्य लिखा गया संगठित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वाक्य का दूसरे से संबंध ही ना हो, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध भी होना अति आवश्यक है। यह रही तीसरी विशेषता। अब चौथी पे हम आते हैं। चौथी विशेषता कहता है, अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। स्वतंत्र और पूर्ण क्यों बोल दिया इसने? क्योंकि जो टॉपिक अनुच्छेद में लिखा जाता है वह चाहे 4 लाइनों का ही क्यों ना हो, वो अपने आप में पूर्ण होता है। वह अपने शब्दों के माध्यम से जितनी उसको आवश्यकता है उसकी प्रतिपूर्ति कर लेता है। इसीलिए क्या है, अनुच्छेद को पूर्ण रचना माना जाता है। और आगे इसमें लिखा है, इसमें कोई वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अनुच्छेद में एक वाक्य की पुनरावृत्ति बार बार नहीं की जा सकती है, कुछ अलग से जोड़ा नहीं जाता है। अनुच्छेद लेखन में जितनी बात आपको कहनी है संक्षेप में कहिए, संगठित कहिए, और संगठित करने के साथ साथ सारे वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हों, एक दूसरे के उद्देश्य को परिपूर्ण करने वाले हों। इस प्रकार से हमारे अनुच्छेद होने चाहिए। अब अगली पॉइंट और अच्छा है। आप कह रहे होंगे सर इतनी विशेषताएं आप बतला रहे तब तो बहुत है कठिन लिखना, लेकिन जब अगला वीडियो आएगा बिल्कुल आसान और सरल भाषा में जब मैं आपको अनुच्छेद लिखना बताऊंगा तो आप कहेंगे नहीं सर, इस गद्यांश का अनुच्छेद लिखना तो बिल्कुल चुटकी बजाने जैसा था, बिल्कुल आसान था, ये तो बिल्कुल आसान है। तब आप कहेंगे तो चलिए, तो हम पहले इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, फिर उसको भी जान जाएंगे कि क्या चीजें थी जो कि हम मिस्टेक कर रहे थे। अब हम कभी भी अनुच्छेद लेखन को देख करके घबराएंगे नहीं, फटाफट लिख लेंगे। कोई छोटा सा टॉपिक दिया होगा फटाफट लिखेंगे हम। आगे हम देखते हैं, कहता है एक उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों से क्रम रखा जाता है। जो विचार रहते हैं उनको क्रम से रखा जाएगा, अर्थात क्रम सुनिश्चित कर दिया जाता है। कौन सी बात पहले बताई जाएगी, कौन सी बात बीच में बताई जाएगी और अंत में किस बात को रखा जाएगा। कल हमने विशेषताओं में देखा था कि एक अनुच्छेद जो सबसे उच्च कोटि का है उसकी जो टैग लाइन आती है, जो उसके महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, कहां आते हैं, अंत में आते हैं, अंत की लाइनों में आते हैं। कल हमने सीखा था। आगे लिखा है जिसमें भाव आसानी से व्यक्त हो सके, क्रम से रखा जाता है जिसमें आप आसानी से भाव प्रकट हो सके। जैसे प्रारंभ में कुछ रहेंगे, कुछ मध्य में रहेंगे, कुछ अंत में रहेंगे भाव। ये क्रम क्या रहते हैं, कुछ आरंभ में रहते हैं, कुछ मध्य अर्थात बीच में, कुछ अंत माने आखिरी में। तो कुछ शुरुआत में रहेंगे, कुछ बीच में रहेंगे, कुछ अंत में रहते हैं। ये तेरी विशेषताएं कि विचारों को हमको क्रम से रखना है, किन विचारों को हमको शुरुआत में रखना है, किन को हमको बीच में रखना है और किन से हमें समापन करना है, उनकी भी चर्चा रहती है। अब देखिए छठे वाले में आते हैं। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, ये तो हम जानते हैं। अनुच्छेद का मैंने बताया था 1/4, समझिए जैसे एक फल है, फल का चौथाई भाग ही अनुच्छेद को समझिए छोटा होता है, किंतु इसका विस्तार, देखो लिख दिया, किंतु इसका विस्तार या लघु होना, लघु माने छोटा होना, इसकी विषय वस्तु, अगर विषय वस्तु बड़ी है तो जाहिर सी बात है यह बहुत लघु नहीं होगा, फिर थोड़ा सा तो बड़ा तो हो ही सकता है। 3 लाइन का अगर लघु होता है तो 6 लाइनों तक यह विस्तार के रूप में भी पहुंच सकता है, अगर विषय वस्तु बड़ी है तो। मान लो आ गया भारत कैसे आजाद हुआ, ये टॉपिक अगर आ गया लिखने के लिए तो क्या करेंगे आप, भारत कैसे कैसे आजाद हुआ अगर एक गद्यांश ही दिया गया है, उसको लघु रूप में देना है हमें,
संक्षेपण एक आप में आता है जो है करने के लिए। संक्षेपण में या टिप्पण में या अनुच्छेद लेखन में यही तो होता है। अनुच्छेद लेखन में तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी दे दिया, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा लिखना आपको हो गया। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा विद्यालय, बहुत सारे टॉपिक आपको जो है दे दिए गए, आप फटाफट लिख लेते हैं। लेकिन जब संक्षेपण आता है तो एक गद्यांश दिया होता है, उस गद्यांश को कम लाइनों में अपने कोई भी भाव न छूटे उसका वर्णन करना होता है। भाव पल्लवन में क्या होता है, एक कोई मुहावरा या उक्ति दी होगी उसका वर्णन करना होता है। तो ये जो मैं भाव पल्लवन, टिप्पण, संक्षेपण ये सब आपको बतला रहा हूं, ये सब वैयाकरण में ही है, कोई मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूं। उसी का एक पाठ हम यहां पे सीख रहे हैं, अनुच्छेद लेखन। तो चलिए, तो कहने का मतलब यह विस्तार या लघु में इसकी विषय वस्तु पे निर्भर करता है। और सातवां सबसे मेन पॉइंट, अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सरल और स्पष्ट रहेगी तभी तो टीचर है या छात्र है या कोई भी है पढ़ने वाला समझ पाएगा। इसीलिए विषय वस्तु के साथ साथ जो हमारी भाषा हो सरल और सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस विशेषताओं में से आपको क्या चीजें समझ में आई, क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आप जो है कमेंट के माध्यम से जरूर हमको बताएं। और लाइक करें, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे लोग इस वीडियो को देखें और समझें कि आखिरकार में इसकी अनुच्छेद की विशेषताएं मूलभूत रूप से क्या हैं। तो आप सभी छात्रों का, विशेष रूप से मेरे गुरुजनों का और मेरे अनुजों और अग्रजों का मैं हाथ जोड़ के अभिवादन, अभिनंदन और गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि मंजिल इतनी आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। मंजिल इतनी आसान नहीं जितना कि लोग समझते हैं। मंजिल को पाने के लिए नित्य प्रतिदिन हमको कुछ करना होगा। चाह अगर है तो राह पर भी हमको चलना होगा। इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।